नमस्कार दोस्तों, जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा अगला टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चर्चित व्यक्ति और आज हमारा टॉपिक है चर्चित स्थान या उन स्थानों पे हुआ कुछ आयोजन हो रखे हैं। और ये किस किस मंथ के हैं? ये जनवरी और फरवरी 2026 मंथ के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक है नाम परिवर्तन। देखिए, हाल फिलहाल में कुछ शहरों के या कुछ ऑफिस के या कुछ रोड के या कॉलोनियों के नाम परिवर्तन हुए हैं। उन नामों को देख लेते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या नाम हुआ है? जो अजमेर का क्रिश्चियनगंज था वो अब क्या बन गया है? कृष्णगंज। जो अजमेर का क्रिश्चियनगंज था वो अब बन गया कृष्णगंज। सिरोही का माउंट आबू, उसको नाम दे दिया आबूराज। और भीलवाड़ा का जो जहाजपुर था उसको यज्ञपुर नाम दे दिया गया है। डीग का जो कामा था उसको नाम दे दिया कामवन। जवाई बांध रेलवे स्टेशन था, उसका नाम अब हो गया सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन। सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन। राजस्थान का जो राजभवन था उसका नाम अब हो गया लोक भवन। और जो पीएमओ हुआ करता था, जिसमें पीएम के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ हमारी जो विकास परिषद है, ये जो सारे ऑफिस है ये सब मिलके वो क्या बन गए हैं? सेवा तीर्थ। ये सब क्या बन गए हैं? सेवा तीर्थ। यानी सेवा तीर्थ जो पहले पीएमओ हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस दिल्ली में था, जो दक्षिण दिल्ली में ऑफिस था, वो अब क्या हो गया? सेवा तीर्थ। इसके साथ साथ जो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस था, जिसको क्या कहते हैं? कैबिनेट सचिवालय, वो भी इनके साथ सेवा तीर्थ में शामिल है। और उसके साथ साथ जो विकास परिषद का कार्यालय है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्यालय है, और भी ऑफिस इसमें शामिल है। उनको कंबाइंड रूप से नाम क्या दे दिया गया है? सेवा तीर्थ। क्या नाम दे दिया? सेवा तीर्थ। मोदी जी ने ये नाम दिया है। और देखो, अजमेर में एक एलिवेटेड रोड बनी है। अजमेर में एक एलिवेटेड रोड और बनी है। उस रोड का नाम दिया गया है राम सेतु। इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको यहां लिखवा देता हूं कि अजमेर की जो एलिवेटेड रोड है, अजमेर में एक एलिवेटेड रोड है, उसका नाम दे दिया राम सेतु। एलिवेटेड रोड का मतलब होता है आसपास की जो भूमि है उससे कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित रोड। आसपास की भूमि से थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित रोड होती है, जिसको मतलब एलिवेट, यानी उठा दिया ऊंचा, वो होती है एलिवेटेड रोड। तो अजमेर में एक एलिवेटेड रोड, उसका नाम क्या दे दिया? राम सेतु। तो हमने ये नाम देख लिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिलान में पूछा जा सकता है कि किस जगह का नाम क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वन मेला 2026। वन मेला 2026 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है उदयपुर में, उदयपुर के सज्जनगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? सज्जनगढ़, उदयपुर में। और इम्पोर्टेंट क्यों है, पढ़ क्यों रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे मेले होते हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान में पहली बार हुआ है। कब हुआ है? राजस्थान में पहली बार हुआ है ये, इसका आयोजन। और कब हुआ था? 17-18 जनवरी 2026 को। 17-18 जनवरी 2026 को। तो पहली बार हुआ है। तो एक चीज याद रखनी है कि कहाँ हुआ है? सज्जनगढ़, उदयपुर में। और दूसरा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है वन विरासत जीवन का उत्सव। वन विरासत जीवन का उत्सव है, ये इसकी थीम है। ये वन मेला है, हमें याद रखना है। परीक्षा में आपको दिखेगा तो आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, वाह ये तो हमने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, यानी एक नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जो हमारा भी लक्ष्य है। हम भी चाहते हैं कि 2047 तक हम अपना जितना भी ऊर्जा संसाधन है वो सब नवीकरणीय में ले आए। जो कोयला है इन सब का उपयोग न करके जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जितनी भी ज्वारीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उनमें कन्वर्ट कर दें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को आगे देखते हुए, उस लक्ष्य को देखते हुए कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं। तो उसी आयोजन की एक कड़ी में एक आयोजन है ये भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। कब हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लो 16-18 जनवरी, 16 से लेके 18 जनवरी 2026 को हुआ है। लेकिन कहाँ हुआ ये ध्यान रखना, जयपुर में। राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा। किसके द्वारा? आयोजक कौन है? राजस्थान सोलर एसोसिएशन। ठीक है, राजस्थान सौर संघ, इसको हिंदी में लिखो तो राजस्थान सौर संघ हो जाता है, उसके द्वारा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2026
इसने क्या, इसमें कुछ घोषणाएं हुई है। क्या घोषणा हुई है कि पुगल में 2.45 गीगावाट का सोलर हब और 6000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज की एक बड़ी घोषणा हुई है। पुगल कहाँ है? बीकानेर जिले में एक जगह पड़ती है पुगल। उस पुगल में वहां पे 2.45 गीगावाट का तो सोलर हब बनाना है, उसके साथ साथ 6000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज बनाना है। ये घोषणा हुई है यहाँ पे भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 में। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट बहुत इंपॉर्टेंट मीट है। मीट का मतलब समागम, यहाँ पे खूब सारे लोग आएंगे। तो एग्रीटेक मीट है, इसका मतलब कृषि और कृषि के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ रखा है, तभी तो इसका नाम एग्रीटेक मीट है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, शॉर्ट नाम है इसका ग्राम 2026। क्या है ये, उद्देश्य क्या है इसका? किसानों और पशुपालकों को नए तरीकों और नए तकनीकों से अवगत करवाना है। किसानों को और पशुपालकों को बहुत से ऐप लॉन्च कर रखे हैं सरकार ने कि भाई मृदा संरक्षण के लिए है, ये करो वो करो, लेकिन किसानों को समझ नहीं आती तकनीक, तो उनको समझाने के लिए, तकनीकों से अवगत कराने की आपके लिए बहुत कुछ हमने अवेलेबल करवा रखा है। आप उसको देखो, आपकी मिट्टी में कब खाद की जरूरत है, कब नहीं है, वो सब एक ऐप के माध्यम से बहुत सारे ऐप लॉन्च कर रखे हैं। तो वो तकनीक पहले उनको तकनीकों से अवगत करवाएंगे, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देंगे, किसानों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। किसानों ने जो धान या धन जो भी धान उगा रखा है वो बाजार तक पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए, अच्छे दाम में पहुंच जाए वो। और उसके साथ ही क्या करना है, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ये एग्री मीट करेगी। कब? 23 से 25 मई 2026 को ये घोषणा हुई है कि 23 से 25 मई 2026 को होगी। कहां पे होगी? जयपुर में होगी। ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट यहाँ पे जयपुर में। और उम्मीद है कि JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है जयपुर में, वहां पे ही ऐसे ज्यादातर एग्री मीट होते हैं। जयपुर में या तो RIC में होते हैं, RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, जयपुर राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, या फिर जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पे ही ऐसे आयोजन होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। और आयोजक कौन है? राजस्थान सरकार के साथ साथ फिक्की। ये फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक फेडरेशन है, एक संघ है, FEDRAION, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, COMMERCE, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक फेडरेशन है, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान सरकार और फिक्की के सहयोग से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान एग्रीटेक ग्लोबल मीट ग्राम। इसको अपने को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, एकदम जम के याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अपने CM साहब है, CM साहब के पीछे देखो ग्राम 2026 लिखा है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। और इसके पहले तैयारियों के लिए कुछ जायजा लेते रहते हैं, तब ये फोटो ली गई है। अब चलते हैं आगे। 12वां बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? देखो 3 बर्ड फेस्टिवल हो रखे हैं राजस्थान में हाल फिलहाल के दिनों में। एक तो बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो गया? उदयपुर के मीनार में। एक बर्ड फेस्टिवल हुआ है जयपुर में। जयपुर के कहाँ पे? ये देखो जयपुर के जामडोली में, कानोता रिजोर्ट कैंप पे। और एक अलवर में भी हुआ है बर्ड फेस्टिवल। तो हमें मोस्टली ये 2 याद रखने हैं। एक तो 12वां बर्ड फेस्टिवल इसमें उदयपुर में हुआ है। उदयपुर में भी मीनार आर्द्रभूमि में। मीनार आर्द्रभूमि मैंने आपको बता दिया, वो एक रामसर साइट बन चुकी है, उसको दर्जा मिल चुका है। ये हमने एक लेक्चर पहले देखा था। और 16 से 18 जनवरी 2026 को ये हुआ था। और दूसरा बर्ड फेस्टिवल हुआ है एक जयपुर में। एक बर्ड फेस्टिवल जयपुर में हुआ है। इस बर्ड फेस्टिवल की हमें थीम याद रखनी है। इसकी थीम क्या है? जो जयपुर वाला बर्ड फेस्टिवल है ना, जो बर्ड फेस्टिवल जयपुर में हुआ है, उसकी हमें क्या याद रखनी है? थीम याद रखनी है। थीम क्या है उसकी? ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड, यानी पंखों और आर्द्रभूमि के जो उत्सव है उसको ज्वाइन करो, उसके साथ एंजॉय करो आप। ये है इसकी थीम। ये देख लीजिए जयपुर बर्ड फेस्टिवल हो रखा है। ग्रीन पीपल सोसाइटी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। यहाँ पे लिखा है ग्रीन पीपल सोसाइटी। इस सोसाइटी के द्वारा ये जयपुर वाला बर्ड फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है। तो इस फोटो से आप
ये नाम याद रखना, ग्रीन पीपल सोसाइटी। साथ साथ आप एक ब्लैंक पेज लेके बैठा करो। उस ब्लैंक पेज में क्या करोगे आप, जैसे जैसे मैं चीज़ अलग से लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये भी आप साथ साथ उतार लिया करो। इससे आपको फायदा ही होगा। ये चीज़ें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अलग से समझाता हूँ, क्योंकि कभी कभी दिमाग में चीज़ें अचानक आ जाती है तो वो अचानक बतानी पड़ती है। तो साथ साथ में जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो एक पेन लेके और एक खाली पेपर लेके रखा करो, तो उसमें आप चीज़ें लिखते रहा करो। इससे आपको फायदा ही होना है। तो ग्रीन पीपल सोसाइटी, ये देखो लिखा हुआ है इस बुक में, सॉरी इस पिक्चर में। तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसने आयोजन किया है। तो ये हमने देख लिया, बारवा देख लिया, और ये बर्ड फेस्टिवल देख लिया। अब चलते हैं आगे। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, एक हिसाब से ये कल्चरल इवेंट है। मेले वेले क्या होते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं। तो कल्चरल इवेंट हमेशा कहाँ मनाया जाता है, शिल्प ग्राम, जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ये मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। शिल्प कला केंद्र, शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ये देखो राज सखी का मेला, ये एक फोटो उसी मेले से ली गई है। अब इसमें क्या है, इसका आयोजक कौन है, इंपॉर्टेंट ये है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो इसका आयोजक कौन है, इसका आयोजक है राजीविका, राजीविका, ठीक है, राजीविका है, जो राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास परिषद है, वो इसकी एक तो आयोजक है। इसके साथ साथ इसमें दो इवेंट हुए थे, दो प्रस्तुतियां हुई थी केरल के द्वारा। तो केरल की दो पारंपरिक लोक कलाएं, एक का नाम है चंद और एक का नाम है नड़पट्टू, इनकी दो मनमोहक प्रस्तुतियां हुई थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में केरल की दो पारंपरिक प्रस्तुतियां राजस्थान के किस फेस्टिवल में हुई थी, या फिर किस, इसमें क्या कह सकते हैं, किस मेले में हुई थी। तो मेला कौन सा है, वो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला। और आयोजन कौन करता है, आयोजन करता है राजीविका, ठीक है। थीम क्या है, भारत एक सूत्रधार, भारत एक सूत्रधार, ये इसकी थीम है। तो ये ओवरऑल ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। शिल्प ग्राम में देखो कल्चरल चीज होगी ना, वो जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम में ही होती है। और जो कल्चर से संबंधित नहीं है, टेक्नोलॉजी है या किसी और से संबंधित है, वो जयपुर के जेईसीसी में होगी या फिर आरआईसी में होगी। ये मैं आपको 4 से 5 बार बता चुका हूँ। और एक छोटा सा नोट आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा नोट है कि मैंने एक करेक्शन है, जो मैंने पारिस्थितिकी वाला वीडियो पढ़ाया था आपको, जो पारिस्थितिकी वाला मैंने लेक्चर करवाया था, उसमें एक किट मिली थी रस्टी, उसमें एक कैट मिली थी जिसका नाम था रस्टी स्पॉटेड कैट। ये कैट शेरगढ़ अभ्यारण्य में थी। ये कैट कहाँ मिली थी, शेरगढ़ अभ्यारण्य में। वो शेरगढ़ दरअसल 12 में है, ठीक है, हड़ौती क्षेत्र में है, 12 में है वो। तो ये आप लिख लेना, वहां पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है वो, ठीक है, अभ्यारण्य 12 जिले में है, हड़ौती क्षेत्र के 12 जिले में है। इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, थोड़ी सी वहां पे वो क्या कहता है, मिस इन्फॉर्मेशन चली गई थी, उसको आप करेक्ट कर लेना। तो रस्टी स्पॉटेड कैट थी, वो कहाँ पे है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। ये एक छोटा सा करेक्शन था पारिस्थितिकी वाले वीडियो में, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला वीडियो है उसमें। तो चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमने देख लिया यहाँ तक, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ पे स्थापित होने वाली है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर में। तो देश की सबसे बड़ी है, तुम्हारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो देखो हमारी हड्डी होती है ना, ये लो मान लो हमारी हड्डी है, इस हड्डी के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही कहते हैं ना मुलायम उत्तक होता है, एक मुलायम उत्तक होता है, और उस सेंटर से क्या होता है, हमारे ब्लड निकलता है। इसको ब्लड की फैक्ट्री कहते हैं, वो ब्लड बनाता है, WBC RBC ऐसे ऐसे करके लगभग वो प्रतिदिन 3 अरब कणिकाएं हमारे ब्लड की बनाता है। तो उसको ब्लड की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो वो होता है बोन मेरो, जो हमारे रक्त का निर्माण करता है। उस रक्त का निर्माण करने वाला ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ पे हो रही है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर में। और कैंसर के इलाज में बोन मेरो का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी है, ठीक है, और दूसरा कैंसर के उपचार में काम आती है, इसलिए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जो जयपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय बडली भेरू पशु मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है, बडली भेरू पशु मेले का आयोजन सिंपल सा याद रखना, जोधपुर में हुआ है। कहाँ पे, जोधपुर में। इसके बाद में
जब जिस लेक्चर में हम चर्चित घटनाएं पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, वहाँ पे मेले पढ़ेंगे, वहाँ पे लगभग जितने भी मेले हैं, कात्यायनी पशु मेला या जितने भी मेले हुए हैं उसमें हम थोड़े और पढ़ेंगे। तो ये तो चलो एक बार एक आयोजन स्थल आ गया जोधपुर, तो आयोजन स्थल के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया है जोधपुर। तो घबराने की बात नहीं है, ये याद रखना, राज्य स्तरीय बड़ली बेरू पशु मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? जोधपुर में होता है, सिंपल सा, ठीक है। राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेला कहाँ पे हुआ है, जिसको आरोग्यम 2026 भी कहा गया है? यह मेला हुआ है शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में, शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। सिंपल सी चीज है, याद रखनी है इसको। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने आपको करेक्शन करवाया था। राज्य की पहली पॉइजन डिटेक्शन एंड ड्रग लेवल लैब कहाँ पे है? मतलब ऐसी लैब जो बता सकती है कि इसके अंदर पॉइजन की कितनी मात्रा है और इसने नशा है जो ड्रग्स होता है वो कितना ले रखा है। ये पहली होगी राज्य की। कहाँ पे होगी? एसएमएस जो हॉस्पिटल है अपना जयपुर में, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, वहाँ पे, ठीक है। सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर, जो जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पे होगी। क्या होगी ये? राज्य की पहली है ऑब्वियसली पॉइजन डिटेक्शन, जो जहर का स्तर बता देगी कि या इसमें जहर का स्तर, कोई सांप काट ले या कुछ और जहरीला जीव या जिनावर काट लेना तो वो अपने को बता देगी कि इसका स्तर कितना है और किस डोज की इसको आवश्यकता है, ठीक है। और उसके साथ ड्रग लेवल भी बता देगी। मान लो कोई नशा कर रहा है और ओवरडोज हो गया ड्रग का, तो वो ये भी बता देगी कि इसने ड्रग का कितना लेवल है, ड्रग कितना ओवरडोज कर रखा है। तो ये लैब वैसे बहुत महत्वपूर्ण लैब है। बढ़ते हुए आजकल का जो नशा हो रहा है, उस नशे को रोकने के लिए बहुत अभियान चले जा रहे हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और एक दो अभियान और बता दूंगा। तो बालकों में नए नए लड़कों में जो आ रही है, ये जो कहते हैं ना जिसको बुरी आदत, कुआदत, ये बहुत गलत है। नशे की तरफ मत जाओ, नशा आपको इन द एंड बर्बाद ही करेगा, वो कुछ भी नहीं है। नशा सिर्फ और सिर्फ एक बर्बादी का घर है, उसकी ओर हमें नहीं जाना। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए उसको। उत्तर भारत का पहला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर कहाँ पे होगा? उत्तर भारत का, ये देखो, ये एक डिजाइन है हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर का। कहाँ पे है ये? आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी जोधपुर में खुलेगा उत्तर भारत का पहला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। और ये कौन सा है? भारत का चौथे नंबर है। उत्तर भारत का तो 1 नंबर है और पूरे भारत का 4th नंबर है, चौथे नंबर है। इसमें क्या खास बात है? 350 टन हरित हाइड्रोजन का उत्सर्जन, ये उत्पादन प्रति वर्ष करेगा। 350 टन हाइड्रोजन का उत्पादन प्रति वर्ष करेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय है ना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा लक्ष्य है 2047 तक हमें कार्बन एमिशन को क्या करना है? बिल्कुल 0 स्तर पर लेके आना है। मतलब 2070 तक लक्ष्य रखा है वैसे तो हमने, पर हमारा क्या है लक्ष्य? उस लक्ष्य को पूरा कैसे करेंगे? जब ऊर्जा का हम कुछ अल्टरनेट ढूंढेंगे। और ऊर्जा का अल्टरनेट क्या है फिलहाल? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब अब इजीली अवेलेबल तो नहीं होती, लेकिन एक बार अवेलेबल हो जाए तो उससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए हाइड्रोजन को बनाने के लिए, हाइड्रोजन को निकालने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने ये बनाया है हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। और 350 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन ये क्या करेगा? प्रति वर्ष, हर वर्ष करेगी, ठीक है ना? प्रतिदिन या प्रति महीने नहीं, प्रति वर्ष। पहले से 3 कौन कौन से हैं? पुणे में है, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा हो गया, पुणे हो गया अपना, ये मुंबई वाला महाराष्ट्र का, और केरला में पहले से ही 3 है, पुणे, भुवनेश्वर और केरल में। चौथा आईआईटी जोधपुर में। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि चौथा सीधा कहाँ आया? आईआईटी जोधपुर में। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये जो है राजस्थान का पहला जामुन, सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है? राजस्थान का पहला। कौन कौन सा? जामुन, सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। इसका प्रसंस्करण करने वाला इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे बनेगा? कृषि उपज मंडी बलीचा उदयपुर। कृषि उपज मंडी बालीचा उदयपुर। ये बालीचा वही है जहाँ पे चेतक की समाधि भी है, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी समाधि इसी बालीचा में बनी हुई है। और उसी बालीचा के कृषि उपज मंडी में क्या है? जामुन, सीताफल और आंवला की प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बोलना नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, पक्का देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल। अब राजस्थान में एक स्कूल खुलने वाली है, विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल, यानी विदेशियों के साथ हम कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकें। जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो विदेश में जाने से घबराए नहीं, और विदेशियों के साथ, जो विदेशी हमारे यहाँ पे आए, उनके साथ कम्युनिकेशन, संचार अच्छे से किया जा सके, तो वो कहाँ पे खुलेगी? जयपुर में। सिंपल सी है, जयपुर में, राजधानी में खुलेगी। कोई बड़ी चीज होगी तो राजधानी में ही होगी। अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र, पशुओं के लिए
जो आहार है उसको बनाने का संयंत्र वो भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड यानी अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र कहां पे है, कहां पे खुलेगा ये है कोटा में। कहां पे खुलेगा? कोटा में। और किसके सहायता से? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा। और इसके साथ इसका सहयोग कौन कर रहा है? जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जिका का फुल फॉर्म होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। ठीक है, एजेंसी को अभिकरण कह लो। कहाँ पे होगा? कोटा में। ये देखो पशु आहार संयंत्र होगा, पैलेट, ये पशुओं का जो यूरिया, मक्का, दलिया, ये सब इतना बड़ा एक संयंत्र स्थापित होगा अत्याधुनिक। कहाँ पे होगा? कोटा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये क्या आ गया, इसको कट करना पड़ेगा। हाँ, NCR क्षेत्र का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क कहाँ होगा? NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है अपना, जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका हो गया, जिसमें हरियाणा का भी कुछ पार्ट है, यूपी का भी कुछ पार्ट है और राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, उसको मिला के एक NCR रीजन बनाया हुआ है। उस रीजन का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे होगा? कटिघाटी अलवर में। तो राजस्थान में हो रहा है। इस रीजन का सबसे बड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में स्थापित हो रहा है, तो हमारे लिए क्या है? गर्व की बात भी है और परीक्षा के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बात भी है। तो दोनों हमारे लिए सही है, तो इसको याद भी करेंगे हम। ऐसा कुछ बायोलॉजिकल पार्क बनेगा जहाँ पे ये वन्य जीव है, जो जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आराम से, जो पक्षी, पशु, सारे जितने भी है यहाँ पे आराम से रह सकेंगे। तो ये क्या होगा? मॉडर्न होगा, अत्याधुनिक होगा, बायोलॉजिकल पार्क होगा। NCR रीजन का होगा कटिघाटी अलवर में। ये प्रस्तावित है, ये बनेंगे। ठीक है, ये प्रस्तावित है, ये बनेंगे। तो ये आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। कहाँ पे होगा? ये किस लिए है? कहाँ पे तो होगा, तो राजस्थान के जयपुर में होना है, संभावना ज्यादा है ये जयपुर में खुलेंगे। ठीक है, राजस्थान में साइबर अपराधों पे नियंत्रण के लिए स्थापित कर चुके हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिविजन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था। जो राजस्थान AI, जो क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन था, वो क्या था? वो था पूर्वाभ्यास इसके लिए। और ये कहाँ पे हुआ है? भारत मंडप नई दिल्ली में। ये देखो, ये ऐसा करके कुछ एक इसका वो लोगो या क्या कहते हैं, पोस्टर था। और इसके खूब सारे पोस्टर हैं, उनमें से मैं एक पोस्टर आपके लिए लेके आया हूँ। AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है, भारत 2026 ये लिखा हुआ है इसमें। और यही हमने देखा है, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन भारत मंडप है नई दिल्ली में। 4 चीजें हैं इसके बारे में, वो हमें एग्जैक्ट याद रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली चीज है, ये समिट था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में 2-3 चीजें हैं, वो हमेशा याद रखनी है। देखो, एक चीज है इसका ध्येय वाक्य। इस समिट का ध्येय वाक्य क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। सबके लिए सुख और सबके लिए क्या? खुशियां। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हुआ कब था ये? 16 से 20 फरवरी, 5 दिन चला। 16, 17, 18, 19 और 20। 16 से 20 फरवरी 2026। ये चीज 2 याद होगी। उसके बाद में देखो, ध्येय वाक्य हो गया। थीम क्या थी इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम और जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें तो चारों की चारों चीजें महत्वपूर्ण है, एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते आप। फिर इसको बाद में एक बार और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे एक बार और विस्तृत रूप में। अभी तो मैंने एकदम क्रक्स निकाला, एकदम निचोड़ निकाला है। इस समिट का एकदम निचोड़ क्या है वो आपके सामने है। इसकी थीम क्या है? AI का लोकतंत्रीकरण करना। AI का क्या करना? लोकतंत्रीकरण व AI की असमानता को दूर करना। AI सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए क्या हो? अवेलेबल हो, इसलिए AI का लोकतंत्रीकरण करना। उसके बाद क्या करना? AI में जितनी असमानता व्याप्त है उस असमानता को दूर करना। ये इसकी थीम है। ठीक है, आधारभूत सूत्र क्या है इसका जो मूल आधारभूत सूत्र है वो 3 P है, ट्रिपल P। और P से क्या होगा? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। लोग हो गया, और ये प्लेनेट ग्रह हो गया, और प्रगति हो गई। ठीक है, प्रगति हो गई। ठीक है, ये 3 P है, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। ये इसके क्या है? मुख्य आधारभूत सूत्र है, इसके आधारभूत सूत्र है इस समिट के। तो ये चीजें आपको एज इट इज याद रखनी है। आपको इनमें से कोई भी चीज परीक्षा में देखने को मिल सकती है, या फिर ये सभी वो आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देगा आगे पीछे लिख के कि भाई इसकी थीम तो ये है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। थीम नहीं है ये, ध्यान रखना, ये ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य ये उल्टा दे देगा आपको, आधारभूत सूत्र कुछ और दे देगा। ऐसे करके आपको वो
कंफ्यूज कर देगा और हमें एज इट इज रटनी है, क्योंकि ये समिट बहुत बड़ा समिट था और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा था कुछ कारण से। उस कारण को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। कौन सा है? 39वां। थीम क्या है इसकी? लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। क्या थीम है इसकी? लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये? इसमें भागीदार राज्य कौन है? मेघालय और उत्तर प्रदेश। मेघालय और उत्तर प्रदेश। और भागीदार देश भी है इसके साथ। कौन सा है? मिस्र। तो भागीदार देश भी देख लिया, भागीदार राज्य भी देख लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसकी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार राजस्थान ने इसमें हिस्सा लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, राजस्थान द्वारा पहली बार हिस्सा, राजस्थान द्वारा पहली बार इसमें हिस्सा लिया गया, इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। और जब आप अगर आपके हाथ में पेन और पेपर है तो इसको भी लिख लेना साथ में, ठीक है ना? और इसको लिख लेना कि इसको इस वाले टॉपिक में लिखना है। ये देखो, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा के कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में। चलिए आगे चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, ये कहाँ पे हुआ है? असम में शुरू हुआ है। असम में शुरू किया गया था, नाचनपुर गांव में। नाचनपुर गांव है असम में। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नाचनपुर गांव असम में शुरू हुआ है। इसमें क्या है? इसमें 17 राज्यों के 334 जिलों के 1954 गांवों को शामिल किया जाएगा इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा सरसरी नजरों से देख लेना। आगे चलते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बालाघाट है मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। किस लिए है? क्योंकि सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी स्टोरेज योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट है कि भाई जो कोऑपरेशन के क्षेत्र में होता है, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में सहकारिता मतलब लोगों के सहयोग से एक ग्रुप बना के आप भी हेल्प कर रहे हो, सब कुछ मिलके कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, तो वो एक ग्रुप होता है, वो होता है सहकारी ग्रुप। तो उस सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी स्टोरेज, यानी अनाज सड़े नहीं, अनाज गले नहीं, अनाज को एक जगह सुरक्षित स्टोर किया जा सके, उसका पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब ट्रायल बेसिस पे। यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है? ट्रायल बेसिस पे लिया जा रहा है कि अगर ये सक्सेस होता है तो फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो स्टोरेज योजना का ये क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? बालाघाट मध्य प्रदेश में, ठीक है? सहकारी योजना, सहकारी योजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टोरेज, ठीक है? अनाज स्टोरेज। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली, भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली, रैपिड, ये कहते हैं ना रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम, ये ऐसा होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। इसको क्षेत्रीय का मतलब रीजनल, REGIONAL, रीजनल रैपिड, और पारगमन को कहते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसमिशन और सिस्टम, ट्रांजिशन ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है? तो कहाँ पे होगी ये? दिल्ली मेरठ में। ये सब चीज, इसको एकदम इसकी फुल फॉर्म याद करना जरूरी नहीं है, हिंदी में याद रखना, क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली, उसको RRTS भी कहते हैं। कहाँ पे है? ये महत्वपूर्ण है, दिल्ली मेरठ में। 82 किलोमीटर है। इसकी गति रहेगी 180 किलोमीटर प्रति हॉर, प्रति घंटे 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल सकती है। उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी जी ने 22 फरवरी 2026 को। ये देखो मोदी जी आए हैं। ये नमो भारत इनका एक ड्रीम क्या है? रैपिड रोल, ये क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली इनका एक ड्रीम प्लान है, ड्रीम प्रोग्राम है। उसके तहत ये उन्होंने बनाया है। क्या बनाया है? ये दिल्ली मेरठ का एक जो नमो भारत के तहत एक तीव्र गलियारा बनाया है, ठीक है? वो कहाँ पे चलेगी? इन दोनों के बीच में बस, और उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया। और इसमें कुछ खास है नहीं, इतना ध्यान रखना, दिल्ली मेरठ। हमें मेन चीज ध्यान रखने वाली बात है दिल्ली और मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर है। और इसकी स्पीड क्या होगी? ये जो ट्रेन है, ये जो भी है बुलेट ट्रेन की जैसे दिख रही है, इसकी स्पीड क्या होगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और उद्घाटन मोदी जी ने किया है, बिल्कुल मोदी जी करेंगे इसका उद्घाटन। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? फ्लीट रिव्यू। फ्लीट का मतलब ये जो जहाज होते हैं, इन सब का एक क्या हुआ है? एक सम्मेलन या जमावड़ा हुआ है, जिसको कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड थ्रू ओशंस, यानी समुद्रों के द्वारा हम एक हो, यूनाइटेड थ्रू ओशंस, इसकी क्या है? ये थीम है।
ओशियंस होता है, ठीक है, ये OCEANS ऐसे करके, ओशियंस, उसको हिंदी में से लिखते हैं। ये इसकी थीम है और इसका उद्घाटन किसने किया था? अपने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इनकी फोटो लगाई है ताकि आपको अगर यहाँ नहीं भी लिखा है तो आपको याद हो जाए, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे राष्ट्रपति ने। और थीम क्या है? यूनाइटेड थ्रू ओशंस। ये चीज़ें देखो, मैं 2-2 3-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, आपको चीज़ें याद हो जाए। ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना और सब्जेक्ट में लगा लेना। यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे आपको चीज़ें याद करवा के ही छोड़ेंगे। आप न चाहते हो फिर भी आपको चीज़ें याद करवाई जाएगी, ज़बरदस्ती याद करवाई जाएगी। अब आप वीडियो पे पहुँच गए हो तो अब आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा और बिल्कुल अच्छे से याद करवाऊंगा। देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ, ऐसा टोल बूथ जहाँ पे बैरियर नहीं है, जहाँ पे गाड़ी निकल जाएगी और कैमरे से ऑटोमेटिक आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। बिना बैरियर का टोल बूथ कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है, NH 48 नेशनल हाईवे 48 पर, सूरत गुजरात में। तो बिना बैरियर का टोल बूथ पूछा जाए तो कहाँ पे है? सूरत गुजरात में, NH 48। ये आपके आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं। देश का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम, देश का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ है? देश का पहला है तो हमें याद करना पड़ेगा, कहाँ पे है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में, यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। और कौन सा कॉलेज है, कौन सा विश्वविद्यालय है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे काऊ कल्चर म्यूजियम खोला गया। देखो नॉर्मली ये काऊ जो गाय होती है ना, गाय के वैज्ञानिक और सामाजिक उपयोग से संबंधित है। ये गाय की धार्मिक उपयोगिता नहीं बताता, जैसे हम कहते हैं हमारे क्या गाय माता है, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय भगवान की माता जी होती है। ये इनसे थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा गाय का वैज्ञानिक उपयोग बताते हैं। गाय विज्ञान में देखो गाय हमारी किस प्रकार हेल्प करती है, गाय प्रकृति और पर्यावरण में हमारी किस प्रकार हेल्प करती है, उन सब का एक प्रकार के म्यूजियम बना हुआ है। तो उसको कहते हैं काऊ कल्चर म्यूजियम, मथुरा में है और ये नाम याद रखना। इसके साथ साथ यूपी में एक और म्यूजियम है, कौन सा है? देश का पहला ग्लास म्यूजियम, देश का पहला काऊ कल्चर भी यूपी में और देश का पहला ग्लास भी यूपी में। और ग्लास कहाँ पे है? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। ये देखो ये कांच का बना एक म्यूजियम होगा फिरोजाबाद में, ठीक है। तो काऊ कल्चर भी याद रखना है और ग्लास म्यूजियम याद रखना है, दोनों है यूपी में। ग्लास वाला फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। तो चूड़ियाँ कहाँ पे? कांच की बनती है चूड़ियाँ, तो कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। तो यहाँ पे ग्लास म्यूजियम भी कहाँ पे होगा? फिरोजाबाद में। काऊ कल्चर मथुरा में, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ पे थी? मथुरा, ठीक है, वैसे याद रखोगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र व चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन, लंबा नाम है, 2026 आयोजन कहाँ हुआ था? ये ध्यान रखना, भारत मंडप नई दिल्ली में, IICDEM, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये इसका नाम है पूरा, ये इसका नाम है पूरा। कहाँ पे आयोजित हुआ था ये? भारत मंडप नई दिल्ली में। थीम याद रखना इसकी थीम याद रखना। ये देखो ये 3 डे 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पे, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के ऊपर ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत मंडप नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें 90+ डेलीगेशन आए थे, 42 इलेक्शन है, 36 थेमेटिक ग्रोम अप है। ये सब हमारे काम के नहीं है, ये तो वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने एक फोटो लगा रखी है ताकि थोड़ा सा ऐसे आपको लगे कि हाँ हाँ सर कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, बस उसी लिए लगा रखी है। थीम क्या है? एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। कौन सी? एक समावेशी हो, शांतिपूर्ण हो, लचीली हो, रिजिड नहीं हो किसी चीज़ के ऊपर, मतलब एकदम ठान के नहीं बैठ जाए मेरे को यही करूँगा, वैसे नहीं हो, लचीली हो और टिकाऊ हो। इस दुनिया के लिए हमें लोकतंत्र बनाना है। तो इसके लिए क्या हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सम्मेलन हुआ था। चलिए चलते हैं आगे। देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली, इसका फॉर्म कहाँ पे हुआ है? देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली, ये देखिए, ये वाली फोटो लेके आओ, रेनबो ट्राउट लाइफ साइकिल। ये ट्राउट मछलियाँ है, इनका ट्राउट मछलियों का क्या है? सबसे बड़ा एकीकृत फॉर्म है। ये कहाँ पे है? रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में इसका उद्घाटन हुआ है। रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में उद्घाटन हुआ है। तो ट्राउट मछली आते ही आप रंगारेड्डी याद रखना, और रंगारेड्डी के कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है, भूलना मत। ये देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय फॉर्म है, किसके लिए? ट्राउट, रेनबो ट्राउट मछली के लिए। अब आते हैं
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, इसको याद रखना। विश्व के सबसे बड़े और सबसे भारी सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हुई है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे भारी सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? केथवालिया गांव है पूर्वी चंपारण बिहार में। एक गांव है केथवालिया, पूर्वी चंपारण बिहार में। वहां पे एक मंदिर है विराट रामायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? विराट रामायण मंदिर। इस मंदिर में स्थापना हुई है सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की, जो देश का सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। कितना बड़ा है? 33 फीट ऊंचा है। भारी कितना है? 210 टन भारी है। ये फोटो देखो, ये लोग खड़े हैं आसपास और ये शिवलिंग है। ये एक बिल्कुल पूरा एक पत्थर से बना हुआ है, काले रंग के ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये लाया कहाँ से गया है? स्थापना हुई है बिहार में और लाया गया ये तमिलनाडु से। कहाँ से लाया गया ये? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। काले रंग की ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से कटा हुआ है, 33 फीट ऊंचा है और 200 टन वजन है और लाया तमिलनाडु से। स्थापना पूर्वी चंपारण बिहार में है। तो बाई रोड इसको लेके आए हैं। अब देख लो कितना समय लगा होगा इसको लाने के लिए। सबसे भारी है और सबसे ऊंचा भी है। 33 फीट ऊंचा हो गया और 200 टन भारी हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। गांव याद रखना केथवालिया, पूर्वी चंपारण बिहार का है। मिल सकता है आपको प्रश्न। वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 8-9 जनवरी, जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, गुवाहाटी असम में हुआ था। जो कपड़ा मंत्री है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होती है, जो टेक्सटाइल, देखो सेंट्रल में तो होता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और राज्यों में क्या होता है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। उन सब का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में इनका सम्मेलन हुआ था। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? संविधान सदन, नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ स्पीकर कौन हो गए? वो सभी देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन सब देशों को मिला के एक एक क्या संघ बना हुआ है, उस संघ को कहते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ राष्ट्र। तो उन सब का क्या है? उन सब के जितने भी स्पीकर्स हैं उनका, और उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उन सब का एक सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन है ये? 28वां सम्मेलन है, संविधान सदन नई दिल्ली में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ये देखो मोदी जी ने ट्वीट किया है, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन ने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को वैश्विक मंच पर साझा करना एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। और मोदी जी फोटो डालते ही हैं एज यूजुअल। चलिए इसकी थीम देखते हैं। इसकी थीम है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इफेक्टिव डिलीवरी, ये इसकी थीम है। ये इसकी थीम है। भारत में चौथी बार आयोजन हो रहा है। भारत में ये चौथी बार आयोजन हो रहा है। 28वां है, तो मतलब हर 7-7 साल बाद भारत में नंबर आ रहा है, 7 चौक 28। तो ऐसा मान लो कि 7-7 बार भारत का नंबर आ रहा होगा, कैसे भी आ रहा होगा, लेकिन हम ये एक गेस कर रहे हैं। ध्यान रखना 28वां था, भारत में चौथा था, संविधान सदन में हुआ है और थीम है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बस ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है इसके बारे में। आगे चलते हैं। जैव बिटुमन बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 स्टार, चांद, तारे, सितारे जितने भी लगा सकते हो लगा लेना इस टॉपिक पे, क्योंकि यह टॉपिक आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में और आप खुल के हंसोगे, खुश हो जाओगे। तेरा इंतजार कर रहा था मैं कि कब तू आई और तेरे को मैं कर लूं, ऐसे तेरे को टिक मार दूं तेरे ऊपर। क्या है ये? जैव बिटुमन। विश्व में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। यह एक बिटुमिन है जो बायोलॉजिकल, जो किससे? अपशिष्टों से बनाया गया है। अपशिष्ट पदार्थों से, एक प्रकार का कोयला मान लो, वैसा बनाया गया है ये। और ये इसका व्यावसायिक उत्पादन करने वाला, यानी व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। अब देखो यह किसने विकसित किया है? CSIR की CRRI और CSIR की IIP द्वारा विकसित किया गया है। अब आप कह रहे हो ऐसा CSIR, ये तो आपको पता होगा CSIR सेंट्रल, वो कहते हैं ना साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो है। इसके एक संस्थान है CRRI और IIP। CRRI होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, और उसके साथ साथ IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये किया गया है। मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, एक तो है CRRI, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दे रहा तो अपने दूसरे कलर से लिखते हैं। CRRI, इसका नाम है सेंट्रल रोड
रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो हो गया CRRI का। और एक है IIP, IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये दो इनके नाम हैं, CRRI, और इन दोनों ने मिलके जैव बिटुमिन का आविष्कार किया है, जैव बिटुमिन का उत्पादन किया है। ठीक है, ये नाम याद रखना। CSIR के ये क्या है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है ना जो, उसके CSIR, CRRI और CSIR के अंडर में आता है IIP, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। बायोमास और कृषि अपशिष्ट इनके द्वारा ये बनता है। किससे? जो बायोमास और जो कृषि अपशिष्ट होता है, जो खेतों में जो पराली, जो सरसों की तूड़ी ये होती है, इनसे ये निर्मित होता है। यानी जो एक हिसाब से कचरा है, उस कचरे का सदुपयोग किया गया है जैव बिटुमिन बनाने के लिए। ये जो बायोमास हो गया, जो जैविक कचरा हो गया, जो अपने कहाँ पे, ये रसोई का कचरा हो गया, जो जितना भी गीला कचरा हो सकता है, उन सब के साथ साथ ये पराली और सरसों की तूड़ी आदि इन सब से बनता है। और काम क्या आएगा, ये सड़क आदि बनाने में काम आएगा। सड़क आदि बनेगी तो फिर तारकोल वारकोल का उपयोग कम होगा, कम प्रदूषण होगा, और हमें क्या होगा, हमारे प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण भी स्वस्थ होगा, और हमें आर्थिक लाभ भी मिलेगा क्योंकि ये हम खुद बना रहे हैं। तो इसका उपयोग होता है सड़क निर्माण आदि में। तो CRRI और IIP याद रखना बस, और जैव बिटुमिन है याद रखना। विश्व में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला भारत ही पहला देश है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली, जिसको कहते हैं नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहाँ पे है? मानेसर में खुलेगी ये प्रणाली। हरियाणा में इसका शुभारंभ हो चुका है। मानेसर कहाँ पे है? हरियाणा में, वहां पे इसका शुभारंभ हो रखा है। नाम याद रखना, नाम के साथ बस कहाँ पे है, स्थान याद रखना। NSG के नेशनल बम डेटा सेंटर द्वारा विकसित की गई है। नेशनल बम डेटा सेंटर, ये किसका है? NSG, जो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हमारे, उसके द्वारा, उसके एक सेंटर है नेशनल बम डेटा सेंटर, उसके द्वारा ये विकसित की गई है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? दक्षिण गोवा, दक्षिण गोवा के बैतूल में 27 से 30 जनवरी 2026 को। ये देख लो, 27 से 30 जनवरी 2026 को गोवा में। और गोवा भी कौन सा? दक्षिण गोवा में। किसके सानिध्य में हुआ है? कौन सी मंत्रालय के अंडर हुआ है? मंत्रालय है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय है, जो प्राकृतिक, जो क्या कहते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय है, उसके सानिध्य में हुआ है। और किया किसने है? वो तो उनके अंडर में था। और दो डायरेक्ट आयोजक कौन थे इसके? डायरेक्ट आयोजन दो प्राइवेट संस्थान है। एक तो है ये FIPI, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, और दूसरा है DMG इवेंट्स, DGM इवेंट्स, इनके द्वारा किया गया है। और किस मंत्रालय के अधीन है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन है। तो इसमें थीम क्या थी? विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना। विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कराना और जीवन को समृद्ध बनाना, ऐसी इसकी थीम है। तो ऐसी थीम आपको याद भी रह जाएगी। ये इंडिया एनर्जी वीक की थीम है। 27 से 30 जनवरी हुआ था, ये याद रखना। गोवा में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीजें आपको याद रह जाएगी, पक्का याद रह जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगे तो। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस दिन जन्म हुआ था तब मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। तो इस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 21 के बाद कर दिया था स्टार्ट। तो अब देख लो, इनकी 129वीं जयंती पर ही हमने क्या मनाया? पराक्रम दिवस मनाया। और वैसे तो ये ऑल इंडिया, पूरे भारत में मनाया गया है, लेकिन विशेष रूप से देखें तो अंडमान और निकोबार में एक द्वीप है श्री विजयपुरम। इस द्वीप समूह में एक जगह है श्री विजयपुरम, यहाँ पे ये मोस्टली सेलिब्रेट किया गया है। वैसे तो पूरे भारत में इस पर्व को सेलिब्रेट किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी के बहुत बड़े हीरो थे, जो कहते हैं अनसंग वॉरियर हैं। अनसंग वॉरियर का मतलब होता है जिनकी इतनी तारीफ नहीं की गई, या जिनको इतना याद नहीं किया गया जितने वे डिजर्व करते थे, जितने वे योग्य थे, उतना इनको याद नहीं किया गया। वास्तव में ये बहुत योग्य व्यक्ति थे, तो हमें इस चीज को याद रखना चाहिए। इनका जन्म हुआ था और 23 जनवरी को मनाया जाता है
पराक्रम दिवस, और 3 दिन के लिए आयोजन किया गया था। मोस्टली श्री विजयपुरम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इनके नाम पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक इनके नाम पे एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। आगे चलते हैं। भारत का पहला बायो जिला, बायो जिला कौन सा है? भारत का पहला बायो जिला है केई पेन्योर, अरुणाचल प्रदेश में। केई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पे सब काम जैविक हो रहा है, किसी प्रकार के आर्टिफिशियल का कोई भी काम नहीं है, चाहे वो प्लास्टिक की थैलियाँ हो, चाहे वो खेतों में जो यूरिया डालना हो, सॉरी कुछ भी डालना हो, वो सब कहीं पे नहीं है। पूरी तरह से ये बायो जिला है। क्या नाम है? केई पेन्योर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो हमारे अपने जो पूरे पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी अपना जो है क्या कहते हैं स्टेट, वहाँ पे केई पेन्योर में। 70वें अंतर्राष्ट्रीय विधि व अर्थशास्त्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? विधि और अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। इसको बस नॉर्मली सर नजर से देखना, बस आया हुआ था इस महीने में, जनवरी फरवरी में हो रखा, तो हमने लिख लिया कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। आप कहते हो ना कि सर क्या ये चीज़ इनफ रहेगी, क्या ये चीज़ हम इतनी ठीक है, तो आप देख लो, हम छोड़ता है कुछ भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि भाई देखो कोई कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि उसमें सिलेबस में साफ साफ इंडिया भी लिखा हुआ है, तो भारत में गांधीनगर गुजरात पे आता है, तो निश्चित रूप से हम आपके लिए लेके आ गए। आपको एक तो संदेह नहीं करना, संदेह मत करो, आप संदेह मत करो, आप विश्वास करो। ठीक है, आपको विश्वास करना है। संदेह करोगे, संदेह करके क्या मिल जाएगा आपको? हम अच्छी चीज़ें देखो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि हम बस आए वीडियो कर दिया, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे, ये सब कंटेंट बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी समझो। तो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप वो कहते हैं ना, आप विश्वास करो, आप सहयोग करो, आप सामना मत करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत पर्व, भारत पर्व महत्वपूर्ण पर्व है। लाल किले नई दिल्ली में बनाया गया था। उद्घाटन 2 जनों ने किया था। किस किसने? एक तो जो अपने लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा, कोटा से हैं जो, और एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। दोनों ही राजस्थान के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही राजस्थान के। हुआ तो नई दिल्ली लाल किला में हुआ है, लेकिन उद्घाटन ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं और जो अपने केंद्रीय मंत्री है जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, दोनों ही राजस्थान के हैं, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। थीम क्या थी? वंदे भारत के 150 वर्ष, वंदे भारत के 150 वर्ष, ये इसकी थीम थी। आगे देखते हैं। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ चलेगी? देश की पहली वंदे भारत ट्रेन तो चल रही है, लेकिन अब उससे भी एडवांस एक ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ताकि आप लेटे लेटे आराम से सफर कर सको। आप सोए आप सोए और सुबह पहुंच गए अपने, या जहाँ पे आपको पहुंचना है वहाँ डेस्टिनेशन पहुंच गए। पहली कहाँ से लेगी? हावड़ा। हावड़ा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल या कोलकाता की है। कलकत्ता के पास हावड़ा से लेकर गुवाहाटी असम तक, यानी पश्चिम बंगाल से असम तक चलेगी। 960 किलोमीटर का रूट है, 960 किलोमीटर की दूरी है हावड़ा से गुवाहाटी तक, वहां चलेगी पहली। ठीक है, दूसरी भी लॉन्च हो चुकी है। जो रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी है, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि मैं दूसरी भी हम मंजूरी दे दी है। दूसरी ट्रेन कहाँ से चलेगी? KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र तक, बेंगलोर से महाराष्ट्र तक। ठीक है, यहाँ तक ये चलेगी। तो पहली देख ली हावड़ा से गुवाहाटी तक, और दूसरी चलेगी कहाँ से? बेंगलुरु से लेके छत्रपति महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में, वहाँ तक, मुंबई में वहाँ तक चलेगी। PM विश्वकर्मा हाट 2026 दिल्ली हाट AINA में हुआ था, और कब हुआ था ये देख लेना, 18 से 31 जनवरी, इतना खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। PM विश्वकर्मा हाट है तो दिल्ली हाट INA में हुआ था, दिल्ली हाट INA में हुआ था। बालागढ़ बंदरगाह द्वार प्रणाली पश्चिम बंगाल में उद्घाटन। बालागढ़ बंदरगाह एक द्वार प्रणाली है, उस प्रणाली का कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक बालागढ़ वो अलग था, बालागढ़ वो मध्य प्रदेश वाला अलग था, जहाँ पे विश्व का सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टोरेज, अनाज स्टोरेज बनेगा, वो अलग है, और एक ये बालागढ़ बंदरगाह द्वार प्रणाली अलग है, ये पश्चिम बंगाल में है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। विंग्स इंडिया 2026, ये क्या है? एशिया के सबसे बड़े नगर विमानन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की दृष्टि से। कैसे? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है, यानी अपने पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा इवेंट है। कहाँ पे हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। कब से कब? इसकी तारीख भी याद रखना, 28 से 31 जनवरी 2026। ऐसे बड़े इवेंट होते हैं ना, इनकी तारीख भी याद रखनी होती है। और क्या ये कौन सा कार्यक्रम है? नागर विमानन कार्यक्रम, नागरिक के जिसमें हम उड़ सकते हैं। ठीक है, तो नागरिक जिस विमान में जा सकते हैं उसको नागर विमानन कहते हैं। ये फ्लाइट जेट, ये जो जेट और होते हैं ना, जो अपने सेना वाले या जो वायु सेना वाले, वो उनका नहीं है ये नागर विमान। ये देखो, इनमें हम बैठ के जाते हैं। मोदी जी सबको ऐसे से कर रहे हैं, सब ठीक हो, ऐसे से कर रहे हैं ये मोदी जी। चलिए
इसकी थीम क्या है? इसकी थीम बहुत बड़ी है, इसकी थीम बहुत बड़ी है। अगर आपको इसकी थीम पूछ लें तो आप ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो इसकी थीम होगी। पढ़ लेते हैं क्या है एक बार के लिए। भारतीय एविएशन, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, और डिजाइन से डिप्लॉयमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से मेंटेनेंस तक, और समावेशिता से इनोवेशन तक, और सुरक्षा से सस्टेनेबिलिटी तक। ठीक है, ये बहुत बड़ी थीम है। ये किसकी है? नगर विमानन कार्यक्रम की। सबसे एशिया का सबसे बड़ा है, तो हमें दो चीजें तो याद रखनी है। एक तो क्या, बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ है, और 28 से 31 जनवरी हुआ है। उद्घाटन ऑब्वियसली मोदी जी की फोटो है, तो मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान निकोबार में है। अंडमान सागर में है भारत की पहली। अंडमान सागर मतलब अंडमान निकोबार के पास वाला ही सागर हो गया अंडमान सागर। ये भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना है। इसको भी हमें याद रखना है। तो पहला आ जाए दूसरा आ जाए वो तो याद रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसको स्टार लगा लेना, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ क्या है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जिन्होंने एल्डरली पीपल है, जो 60 साल से ऊपर है, उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अलग से बजट पेश करने वाला राज्य है केरल। केरल, देखो कुछ भी कहो आप केरल के बारे में, लेकिन केरल हमेशा नई चीज करने से घबराता नहीं है। केरल कुछ ना कुछ नई चीजें करता ही रहता है, और वो उस चीज में हमेशा अव्वल है। इसीलिए तो उनकी साक्षरता दर हम सबसे आगे है। ठीक है, तो कहाँ पे है? देश में पहली बार पेश करने वाला राज्य है केरल। यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं 60 साल से ऊपर है, उनके लिए अलग से बजट पेश किया गया है, और देश में से पहली बार हुआ है, और करने वाला राज्य केरल है। इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक सेकेंड, चलिए एक और पढ़ते हैं इसको। उत्तर पश्चिमी भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, बन भी चुका है प्रश्न, आ भी चुका है, और आने की संभावना आगे भी है। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत, यानी जहां पे किसी भी प्रकार के यूरिया या किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल या किसी भी प्रकार के जो कहते हैं जहर और जो स्प्रे छिड़कते हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता। खाद, यूरिया जो देसी खाद होती है, जो बायोगैस बायोमास से बनती है, वो कचरा वचरा मिला के उस खाद का उपयोग किया जाता है। और उत्तर भारत की पहली कौन सी पंचायत है? बामनवास कांकड़ पंचायत, कोटपुतली बहरोड, उत्तर भारत की है। राजस्थान की पड़ रही है, उत्तर भारत में भी राजस्थान का नंबर आ रहा है, तो हमारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो गई। क्या महत्वपूर्ण होगी कि पूरे उत्तर भारत में पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी होगी? बामनवास कांकड़ पंचायत। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की इंडिया फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक पंचायत है, 100% ऑर्गेनिक पंचायत है। और क्या इसमें यह है कि 800 किसानों ने इस पंचायत के जो 800 किसान थे, उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि हम आज के बाद किसी भी प्रकार के जो होते हैं ना जिसको कहते हैं अपने जो आर्टिफिशियल चीजें होती है, जो जहर होता है, यूरिया होता है, इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये एक साथ कलेक्टिवली डिसीजन लिया था इस कम्युनिटी यानी 800 किसानों ने, तब जाके ये पंचायत पूर्णतः क्या हुई है? जैविक पंचायत हुई है। ठीक है, पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत है। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये प्रश्न आ भी चुका है और आ भी सकता है। इसमें आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। 1500 हेक्टेयर की लैंड है इस पंचायत में। कितनी भूमि है? 1500 हेक्टेयर की, और वो सारी की सारी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो गई, और 6000 से ज्यादा यहाँ पे पशुधन है इस जगह पे। ये इतनी याद रखने वाली बातें नहीं है, बस बामनवास कांकड़ पंचायत याद रखना, कोटपुतली बहरोड की है। ये देखो, ये आगे ये खुद एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत, ऑब्वियसली देश की पहली है, और एक नई चीज है तो कौन करेगा? केरल ही करेगा। वायनाड जिला केरल, कलपेट्टा जिला अदालत है जो वायनाड जिला केरल की है। उन्होंने क्या किया है, जो कोर्ट है उस कोर्ट को पूरा ही पेपरलेस कर दिया। अब आपके सामने जो भी केस आता है तो फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटली बता देंगे कि कौन सा है, कंप्यूटर से ओपन किया, हाँ ये केस फाइल है, सारा कुछ इसमें CCTNS होता है। CCTNS होता है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत पूरा उसमें फीड होता है, पूरी फाइल होती है। फाइल में किस किस के बयान है, जो भी एविडेंस होते हैं सारे उसमें होते हैं। जो एविडेंस चाहिएगा फिजिकली, जो मान लो रिवॉल्वर है, किसी ने गोली मार दी तो वो रिवॉल्वर आपको सामने लाके पेश करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पूरी पेपरलेस होगी, पेपर की जरूरत नहीं होगी। ऐसी अदालत कहाँ हुई है? कलपेट्टा, वायनाड जिला केरल में। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका वर्ल्ड फोरम कहाँ पे हुआ है? जिसको कहते हैं वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स, वोफा। विश्व के सबसे बड़े अकाउंटिंग सम्मेलन का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये इंडिया एक्सपो सेंटर है, ये देख लो, 30 जनवरी से 1 फरवरी हुआ है। इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट है, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट, वोफा, यानी दूसरा है। ठीक है, पहला इससे पहले भी हो चुका है,
तो ये दूसरा कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। बस ये चीज़ याद रखनी है अपने को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या लिखा है? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान। ये एक अभियान चला है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान। चर्चा में क्यों है? दो चीजों के कारण। एक तो पीएम मोदी द्वारा आयोजन हुआ था, अजमेर में शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में हुआ है, अजमेर में, और पीएम मोदी जी के द्वारा हुआ है, तो दोनों हमारे लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो पीएम के द्वारा है और दूसरा हमारे राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में, अजमेर में। तो इसको याद रखना, HPV इसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये क्या होता है वायरस? इस वायरस से कौन सा रोग होता है? देखो, इस वायरस से क्या होता है? महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर ये होता है ना, गर्दन में इस जगह कोई कैंसर होता होगा, सर्वाइकल कैंसर कहते हैं उसको। वो कैंसर हो जाता है इस वायरस की वजह से। तो इस वायरस से बचने के लिए ये अभियान चलाया है, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। वायरस से बचने के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसको कहते हैं टीकाकरण। और टीकाकरण अभियान चलाया गया। और महिलाओं के नहीं है, ये विशेष रूप से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए है। 14 वर्षीय लड़कियां, 14 वर्षीय बच्चियों के लिए। जो 14 वर्ष की बच्ची होगी उन्हीं को ये टीका दिया जाएगा। जो 14 वर्ष की बच्चियां होगी उन्हीं को ये टीका दिया जाएगा, ताकि इनमें सर्वाइकल कैंसर ना हो आगे जाके। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। शुभारंभ कहाँ से हुआ है? अजमेर से। ये बात भी याद रखनी है। राजस्थान में स्टार्टअप समिट जयपुर में, बिल्कुल जयपुर में हुआ है। 27 जनवरी को स्टार्टअप समिट। ये तो होते रहते छोटे मोटे समिट। ठीक है, इस पर इतनी ज़्यादा गौर करने वाली बात नहीं है। और ये याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र पाली जिला न्यायालय राजस्थान में। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ हुआ है? पाली जिला न्यायालय, पाली जिला न्यायालय में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पहला पार्ट हो गया। इसका एक पार्ट इन्हीं घटनाओं का, ये जो कहते हैं चर्चित स्थानों का, एक पार्ट और लेके आएंगे। तो इस पार्ट को हम यही विराम देते हैं। उसके बाद में अगला वीडियो इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो, इनको पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ जो PDF आती है उस PDF को भी सॉल्व करो, PDF को भी देखो। अब देखो, एक कन्फ्यूजन चल रही है। एक PDF में मैंने कुछ लाइनें छोड़ रखी थी, वो इसलिए छोड़ रखी थी कि ताकि आप पढ़ते वक्त यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रहो, और जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ वो आप लिख लो वहाँ पे, या तो खाली पेज पे लिख लो या फिर बाद में PDF में पढ़ लेना, या आपके दिमाग में रहे। लेकिन कुछ बच्चों के ऐसे शिकायत है कि हमें पूरी की पूरी PDF दो, तो चलो कोशिश करेंगे आपको पूरी की पूरी PDF अवेलेबल करा दें। आपको क्या करना है? आपको हमारे इस वीडियो को बस लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें आपका मोरल सपोर्ट मिलेगा। तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही लेके आते रहेंगे। और हमारा क्रम आप देख सकते हो कंटिन्यू चल रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम से बहुत पहले, आपको बहुत पहले तो नहीं कह सकता, लेकिन एक निश्चित एक बहुत अच्छे समय से पहले आपको ये जो करंट अफेयर का ये सिलेबस करवा दें। ठीक है, तो वही है। बाकी आप हमारे ऐप में ध्यान रखना, ऐप में जाके इसकी क्विज ज़रूर देना। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाओ। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है? वहाँ पे जो RPSC जो करंट अफेयर ऑनलाइन फ्री कोर्स है उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के साथ साथ क्विज भी मिल जाएगी। और यूट्यूब पे भी आप देखा करो, यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। तो फिर से यही कहना चाहूँगा, मेहनत करते रहो, मेहनत करने के साथ साथ खुश रहो और मौज लो। धन्यवाद।